मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। अब इस टॉपिक के मतलब को हम समझेंगे। बेनाइन का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि कैंसर दो टाइप की होती है। पहली कौन सी? पहली होती है मैलिग्नेंट, जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है और वो अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में होती है तो दूसरे पार्ट में जल्दी से वो फैल जाती है और बहुत कम समय में पूरे बॉडी में कैंसर फैल जाता है, और जिससे कि सभी जो हेल्दी सेल होते हैं, हमारे बॉडी की जो हेल्दी कोशिका है, स्वस्थ कोशिका है, वो भी कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी कैंसरस सेल में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो इस टाइप की कैंसर होती है बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है कि वो अभी तक कैंसर नहीं है लेकिन उसके कैंसर होने की संभावना रहती है। और अगर कैंसर हो जाती है तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कैंसर है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब पुरुषों में पाया जाने वाला जो अंग होता है जो प्रजनन की क्रिया में सहायक होता है, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, आज हम बात कर रहे हैं किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे होती है, ये वाली जो आपको दिख रही है ये वाली है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। मतलब यहाँ पे बेनाइन जो कैंसर है उसकी कौन सी टाइप है? दूसरी टाइप है। बेनाइन है जो कि अभी तक कैंसर नहीं है लेकिन कैंसर में परिवर्तित होने की संभावना रहती है। और है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब होता है पुरुषों के प्रजनन अंग में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक बनावट पाया जाता है, और वो कहाँ पे होता है? ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे मूत्र या फिर पेशाब जहाँ पे जमा रहता है और समय समय से इस ट्यूब से ये पेनिस के थ्रू, इसको हम बोलते हैं जो लंबी सी होती है इसको हम बोलते हैं पेनिस, पेनिस के थ्रू बाहर निकलती है। और ये जो आपको दिख रही है डक्ट मतलब नली, इससे जो पेशाब या फिर मूत्र समझिए या फिर यूरिन बाहर निकलती है। ठीक है, ये है टेस्टी जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ऊपर में है छोटी सी एपिडिडाइमस जिसमें स्पर्म जमा होता है, और समय समय पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो समय समय पे इसी एपिडिडाइमस से फिर ये वाली ट्यूब से, ये वाली नली से फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल होती है। तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। सेमिनल वेसिकल यहाँ पे ब्लैडर के पास होती है, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के से यहाँ से स्पर्म का जो पार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्पर्म जाती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से एक गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है। उसके बाद ये स्पर्म और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ साथ में मिल करके और फिर उसको हम बोलते हैं सीमेन। जब स्पर्म और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ जब आपस में मिक्स हो जाता है तो एक गाढ़ा सा पदार्थ बनता है, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसी यूरेथ्रा से, इसी नली से फिर वो सीमेन भी निकलता है। मतलब मेल में यहाँ पे सीमेन और पेशाब दोनों एक ही नली से निकलते हैं, दोनों एक ही डक्ट से निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या फंक्शन है? प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है कि ये सीमेन के एक पार्ट को तैयार करती है। मतलब इसमें से जो द्रव निकलता है, इसमें से जो पदार्थ निकलता है, वो सीमेन का एक पार्ट होता है, सीमेन को बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की जितनी साइज है उससे वो ज़्यादा होने लगती है, वो बड़ी हो जाती है। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में या तो सूजन हो गई है या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण उसकी साइज अपने आकार से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है कि कोई भी अगर बनावट है शरीर में तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, मतलब वो अपने आकार से बड़ी हो जाती है। टॉपिक समझ गए? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं। वो क्या होता है? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया या फिर बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि मेल के प्रजनन अंग में होती है, इसकी साइज अपने आकार से बड़ी हो जाती है। इसके बाद ये क्या है? नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट है किसकी? प्रोस्टेट की। मतलब कैंसर सेल नहीं होता है, यहाँ पे कैंसर नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ इसकी आकार बड़ी हो जाती है। और जब इसकी आकार बड़ी होती है तो ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर जिसको मूत्राशय बोलते हैं हिंदी में, और उसमें यूरिन या फिर पेशाब जमा होता है और समय समय से इस नली से बाहर निकलता है। लेकिन अगर जब इसकी साइज बड़ी हो जाएगी
तो यहाँ पे क्या होगा, सही से मूत्राशय से फिर जो पेशाब है वो सही से बाहर नहीं निकल पाएगा और फिर यूरिन पास करने में या फिर पेशाब पास करने में उस व्यक्ति को दिक्कत महसूस होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे इसकी साइज बड़ी हो गई है तो यहाँ पे पेशाब जमा हो रखा है, तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर यूरिनरी ट्रैक, ये जो यूरेथ्रा है इसमें, या फिर किडनी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूरिन को कौन छानता है, किडनी ही छानती है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है वो किस व्यक्ति को होती है, जो मेल 30 वर्ष के होते हैं उनमें ये स्टार्ट हो जाती है, और 50 से जो ज़्यादा वर्ष के उम्र के जो लोग होते हैं उनमें इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर किसी पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है तो उसका कारण क्या होता है, कारण मीन्स कॉजेज, उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, और रिस्क फैक्टर मतलब कौन कौन सी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, मेल के प्रजनन अंग के आसपास, यानी कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके जस्ट नीचे ये पाया जाता है, तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है। जो उसका एग्जैक्ट कारण है वो तो अभी तक अननोन है, मतलब इसके अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हार्मोन के अल्टरेशन की वजह से, मतलब हमारे बॉडी में खून के साथ साथ, ब्लड के साथ साथ हार्मोन्स भी होती है, तो हार्मोन्स मेल में यानी कि पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सी, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी होता है। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, ये फीमेल में ज़्यादा होती है, स्त्रियां में ये ज़्यादा होती है एस्ट्रोजन, और मेल में ये हार्मोन ज़्यादा होता है। लेकिन बॉडी में मेल के यानी कि एक पुरुष के बॉडी में ये वाली हार्मोन भी होती है और एस्ट्रोजन वाली भी हार्मोन भी होती है, लेकिन ये वाली ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एज होता है, जैसे जैसे उम्र बीतता है, अधिक उम्र के लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं ब्लड में, जिसके कारण यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो सकती है। अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, तो मेन रिस्क फैक्टर क्या क्या है जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। पहला क्या है, एजिंग, मतलब एज के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बीतेगा अधिक उम्र के लोगों को ये समस्या ज़्यादा होगी। फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटी, मतलब अगर फैमिली में किसी को पहले से ये समस्या है, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी के भाई को है, किसी के पिता को है, तो आने वाले जो पुरुष होंगे उस व्यक्ति, उस फैमिली में, उस व्यक्ति के जो पिछले जनरेशन की जो फैमिली होगी, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें भी ये समस्या आने के चांसेस होते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता से बच्चों में आते हैं, तो इसमें क्या होगा, पिता से बच्चों में आएंगे, पिता से उसके जो मेल चाइल्ड होगा उसमें आएगा। एथनिक बैकग्राउंड, इसका मतलब होता है किसी जाति या फिर धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं उनमें होती है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो सांवले लोग होते हैं उनमें कम ये समस्या देखने को मिलती है। डाइट, खान पान की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है। और उसके बाद है इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसका मतलब है अगर लंबे समय से या तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है उसकी वजह से यहाँ पे सूजन की समस्या है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लंबे समय से थोड़ा सा यहाँ पे सूजन है फिर वो ठीक हो जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, या फिर यहाँ पे ये जो डक्ट है, ये जो नली है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, अगर यहाँ पे सूजन है तो हो सकता है कि भविष्य में, फ्यूचर में प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अगर बड़ी हो गई है तो उस कंडीशन में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे उस व्यक्ति के बॉडी में, उस पुरुष के बॉडी में, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगी। साइन एंड सिम्टम्स को हम मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो पहला क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब अगर यहाँ पे ये वाली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर ये लार्ज हो जाती है तो ये जो यूरेथ्रा है, ये वाली जो नली सी है वो क्या होगी, वो अगर ये बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, और जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो इस नली पे दबाव के कारण क्या होगा, यूरिन सही से इस ब्लैडर से यानी कि मूत्राशय से यूरिन पास नहीं हो पाएगा, पेशाब पास नहीं हो पाएगा। उसी को मैंने लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाधा उत्पन्न करेगी। ये जो बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बाधा उत्पन्न करेगी एक तरह से यूरिन को पास होने में। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉस ऑफ ब्लैडर फंक्शन, इसका मतलब है कि ये जो ब्लैडर है इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये यूरिन को इकट्ठा करे और समय समय से यूरिन को इस नली के थ्रू बाहर निकाले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है तो यहाँ पर ये अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। तीसरा क्या है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब उस व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन
पास करने का जो अर्ज होगा वो होगा। अर्ज का मतलब क्या होगा, उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि अगर वो यूरिन पास करके जस्ट आया है फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसको बार बार पेशाब लगा हुआ है, उसको यूरिन पास करने का जरूरत महसूस होगा। कब? क्योंकि जब साइज यहाँ पे बड़ी हो गई है प्रोस्टेट ग्लैंड की तब। उसके बाद अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, अगर उसको बाथरूम लगेगा, मतलब अगर उसको यूरिन पास करने का अर्ज होगा, उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि उसको यूरिन पास करना है, तो उसको अर्जेंट नीड होगा, मतलब कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि ये जो ब्लैडर है वो सही से अपना काम नहीं करेगी, तभी उसको अगर यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होगी और प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी है तो उसको कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि वो वहीं पे खड़े खड़े ही कर दे, या फिर वो अगर सोया हुआ है तो जब तक वो उठ करके बाथरूम तक जाए तब तक जो यूरिन पास कर दे बीच में ही, ठीक है। इसके बाद नॉक्ट्यूरिया, मतलब रात में उसको बहुत ज्यादा यूरिन पास करने का जरूरत महसूस होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। डिफिकल्टी एंड हेजिटेशन इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, इसका मतलब है कि जब वो यूरिन पास करने जाएगा और यूरिन पास करने का सोचेगा तो क्या होगा, तो जब यूरिन पास करेगा तो उसको दिक्कत महसूस होगी यूरिन को पास करने में, ठीक है। और हेजिटेशन का मतलब है कि यूरिन सही से एक फ्लो में नहीं निकल पाएगा। एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, और जब वो यूरिन को पास करेगा तो उसके पेट में खिंचाव महसूस होगा, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। इसके बाद है ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, मतलब अगर वो यूरिन पास पूरा कर लिया, अब उसको नहीं करना है, तो बाद में ये जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो टपकता रहेगा पेनिस के थ्रू, मतलब वो सही से कंप्लीट नहीं, जो यूरिन अगर पास करता है तो यहाँ से छोटे छोटे बूंद टाइप के निकलता रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्रिबलिंग। इसके बाद है एक्यूट यूरिनेशन रिटेंशन, इसका मतलब है कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज काफ़ी ज़्यादा जब बड़ी हो जाएगी तो ये जो नली है इस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो ये ब्लैडर है इसमें यूरिन मौजूद है वो यूरिन वहीं पे जमा रहेगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक से ये समस्या उसके बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। ब्लड इन यूरिन, हो सकता है कि यूरिन में ब्लड भी आ जाए क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है, और जब साइज जब बड़ी होगी तो इस नली पे दबाव पड़ेगा और इसके आसपास की टिश्यू जो होगी, मतलब इसके आसपास क्या है, इसके आसपास ये सभी स्ट्रक्चर है, इस पे दबाव पड़ने के कारण क्या होगा कि नली पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, खून भी हम देख सकते हैं। उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, अगर यूरिन में ब्लड होती है उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हीमेट्यूरिया, ठीक है। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर ऐसी स्थिति जब बन जाएगी, जब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाएगा और वो सही से पास नहीं होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज जब बड़ी हो जाएगी तो वहाँ पे अचानक से उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूरिन एक तरह से हमारे बॉडी का वेस्ट है और उसको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही है, बॉडी के अंदर ही वो वेस्ट जमा हो रहा है, जिसके कारण बॉडी में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसके बाद क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, इसका मतलब होता है स्टमक के ऊपर, ठीक है। ये स्टमक है, मान लीजिए कि ये स्टमक है, तो यहाँ पे क्या होती है हमारी फेफड़ा, और यहाँ पे स्टमक के ऊपर, यहाँ पे फेफड़ा के जस्ट नीचे हल्का हल्का दर्द सा महसूस होता है, तो डिस्कम्फर्ट फील होता है उस व्यक्ति को जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अपने आकार से बड़ी हो गई है, नॉर्मल साइज से बड़ी हो गई है। रीनल फेलियर, रीनल हम बोलते हैं किडनी को, मेडिकल टर्म में हम किडनी को क्या बोलेंगे, रीनल, तो वो फेल कर जाएगी। अब वो फेल कैसे करेगी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी साइज बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे इस नली के ऊपर जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ पे दबाव हो रहा है, वहां पे एक तरह से समझिए कि दोनों साइड से दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण सही से यूरिन पास नहीं हो रहा है, या फिर पेशाब हम बोल सकते हैं कि वो सही से शरीर के बाहर पेनिस से नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ पे है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, यानी कि जो पेशाब होता है वो इकट्ठा होता है। तो किडनी क्या करती है, किडनी हमारे पेशाब को छानती है, मेल में और फीमेल में दोनों में किडनी पाई जाती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में पाई जाती है, यानी कि पुरुषों में सिर्फ ये पाई जाती है। तो किडनी जब छानती है यूरिन को, पेशाब को, उस कंडीशन में यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होना है और फिर उसको शरीर से बाहर जाना है, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा तो हो रही है लेकिन शरीर से बाहर नहीं जा पा रही है, जिसके कारण किडनी पर भी असर पड़ेगा। बॉडी में जो यूरिन की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब बॉडी में यूरिन क्या है, एक वेस्ट है, एक विषैला पदार्थ है, तो उसको बॉडी से बाहर जाना है, लेकिन वो बॉडी से बाहर जब नहीं जाती है तो हमारे बॉडी पर असर पड़ता है और किडनी पे भी असर पड़ता है, जिससे कि किडनी अपना काम सही से नहीं करती है और किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। ये जो टेमिया, इसका मतलब होता है जब किडनी सही से यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाती है तो ब्लड में हमारे यूरिन
की जो मात्रा है उसमें क्या होता है, यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है और नाइट्रोजन बेस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब नाइट्रोजन होते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो उसको बॉडी से बाहर निकलना है क्योंकि वो एक विषैला पदार्थ है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन जब वो बाहर नहीं निकल पाती है तो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है यूरिया की लेवल और नाइट्रोजन सब्सटेंसेस की लेवल, नाइट्रोजन वाले पदार्थ की लेवल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एजोटेमिया। फैटिग मतलब अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसको मितली आएगी, उसको वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ होंगी और उल्टी जैसा उसको मन करेगा, उसको हम बोलते हैं नोजिया। एनोरेक्सिया, उस पेशेंट को ऐसा लगेगा, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा अगर उसके प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है, किसी पुरुष की अगर बड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुरुषों में ही होती है तो पुरुष की ही बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर बड़ी हो गई है तो उसको ऐसा फील होगा कि उसको खाना नहीं है, उसको खाने का मन नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो अगर कुछ भी खाएगा तो उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक तरह से भ्रम हो जाता है उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। इंटरप्शन ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति यूरिन पास करता है तो उसका एक फ्लो होता है, उसका एक धारा होता है, तो वो क्या होगा, वो बीच में रुक रुक करके यूरिन को पास करेगा, मतलब यूरिन तो निकल रहा है लेकिन रुक रुक करके निकल रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ब्लैडर, अगर यहाँ पे बहुत लंबे समय तक यूरिन यानी कि जो विषैला पदार्थ है वो अगर इकट्ठा रहेगा बॉडी में तो क्या होगा, यहाँ पे स्टोन मतलब यहाँ पे पत्थर भी हो सकते हैं, यहाँ पे पथरी भी हो सकती है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर है, यूरिनरी ब्लैडर में। इसके अलावा है इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, किडनी अपना काम तो सही से करेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको बाहर निकलना है यूरिन को और वो यूरिन अभी तक बॉडी में है जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि किडनी सही से काम नहीं करेगी, मतलब किडनी फेल हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है अपने आकार से तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट बोलते हैं करवाने को, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पहला क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRE। अब ये क्या होता है, देखिए एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसपे दिखता रहता है कि बॉडी के अंदर अगर आप जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एनस, जिससे कि मल पास होता है, स्टूल पास होता है, जो वेस्ट होता है सॉलिड। एक तो यूरिन पास होता है इधर पेनिस से और इधर मल पास होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, उसमें एक चिकना सा पदार्थ लगाते हैं अपने इस वाले उंगली में, ठीक है। उसके बाद इस फिंगर को इसमें इंसर्ट करते हैं, इसमें डालते हैं, और जब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जब यहाँ पे डालते हैं तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइड होती है यानी कि जो इसका किनारा है वो टच होता है इस फिंगर से। जब वो टच होता है तो यहाँ पे अगर कोई गांठ होगी या फिर अगर इसका साइज बड़ा होगा या फिर अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे ये जो इसका साइड से है, मतलब इसके जो किनारे से है, अगर यहाँ पे कोई टिश्यू या फिर कोई लेयर अगर इसकी हार्ड होगी तो हमें वो पता लग जाएगा और ये स्क्रीन पे हमें दिखता रहेगा कि हम जब उंगली जब हम डाल रहे हैं तो वो उंगली कहाँ पे जा रही है, ठीक है, फिंगर कहाँ पे जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जाम, और इसको जल्दी करना होता है, 15 से 20 सेकंड में इसको कर लेना होता है इस टेस्ट को, ठीक है। इसके बाद है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको हम बोलते हैं PSA टेस्ट या फिर PSA ब्लड टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है और हमें डाउट है कि उसके प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है तो हम कंफर्म कैसे करेंगे, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति का हम ब्लड लेते हैं और ब्लड को हम लैब में भेजते हैं। अब PSA क्या है, PSA मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ऐसा एंटीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स है यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड ही इस एंटीजन को बनाती है एक पुरुष के बॉडी में। अगर साइज इसकी बड़ी हो गई है प्रोस्टेट ग्लैंड की तो ये PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की जो मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा होगी। अगर साइज बड़ी होगी तो अपने नॉर्मल अमाउंट से ये ज़्यादा होगी, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी है या फिर नहीं है। यूरिन फ्लो रेट स्टडी, मतलब अगर कोई व्यक्ति के प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो गई है, तो वो यूरिन कैसे पास करता है, यानी कि रुक रुक के पास करता है या फिर एक फ्लो में पास करता है, उसको हम स्टडी करते हैं, चेक करते हैं। सिस्टोस्कोपी, इसमें क्या होता है, एक लंबा सा ट्यूब लाइक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम इधर पेनिस से
इस साइड इस वाले नली में यानी कि यूरेथ्रा में डालते हैं और फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड को चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IVP। इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल हम इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट के ब्लड में डाल देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं और फिर हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखते रहता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर किडनी में प्रॉब्लम है, यूरिन के फ्लो में प्रॉब्लम है, यूरिन में ब्लड है, या फिर किडनी सही से काम नहीं कर रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी का पता इसमें लग जाता है। और अगर सर्जरी टल सकती है, मतलब अगर इसमें इस वाले टेस्ट में इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सके, अगर मेडिसिन से संभव हो सकता है, जहां तक हम करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी ट्रीटमेंट कारगर नहीं साबित होता है, तब हम लास्ट में सर्जरी करते हैं। सर्जरी हमें पहले नहीं करनी है, हमें लास्ट में करनी है। जब तक मेडिसिन से ठीक हो जाएगा तब तक हमें ये कोशिश करते रहना है कि मेडिसिन से वो ठीक हो जाए, ठीक है। इसके बाद प्रोस्टेट बायोप्सी, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का एक टुकड़ा लेकर के, इस ग्लैंड को एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के कट करेंगे, ठीक है, इसके टुकड़े को, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि अगर इसकी साइज बड़ी है तो कैंसर सेल होने की संभावना इसमें है या फिर नहीं है, फ्यूचर में जाकर के ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन की एनालिसिस करते हैं। यूरिन जो पास करता है पुरुष जिसका साइज बड़ा है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उसके यूरिन को देखते हैं कि उसके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, इसमें एक छोटी सी इस टाइप की होती है, एक छोटी सी मोटी सी होती है, इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट होती है, जो कि डायरेक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड में इस तरह चिपका देते हैं। और फिर क्या होती है, साउंड वेव। साउंड वेव का मतलब होता है ध्वनि तरंग यहाँ पे उत्पन्न होती है, जिससे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है। और फिर हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू यहाँ पे चेक करते हैं कि उसकी साइज कैसी है, उसकी आकार कैसी है, यहाँ पे कोई गांठ तो नहीं बन गई है। तो इन सभी को हम चेक करते हैं ये सभी प्रोसेस के माध्यम से। प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अगर बड़ी हो गई है तो इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके इलाज के लिए मेडिसिन भी होती हैं और सर्जरी भी होती है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल से किसी और लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, जिनकी वजह से क्या हो सकती है, थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ी सी समस्या कम हो सकती है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो गई है, उसकी साइज बड़ी हो गई है, तब तो क्या क्या कर सकते हैं, लिमिटेड बेवरेज इन द इवनिंग, मतलब शाम के समय में कुछ पीने वाला जो पदार्थ होता है वो हम कम लेंगे, ताकि हमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी हमें यूरिन पास करने की जरूरत महसूस ना हो। इसके अलावा हम ज़्यादा अल्कोहल और कैफीन वाली चीज़ें नहीं पियेंगे, मतलब चाय या कॉफ़ी हम नहीं पियेंगे। लिमिट एंटीहिस्टामिन, जो टैबलेट्स या फिर जो मेडिसिन होती है जो एलर्जी के अगेंस्ट होती है, उनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। तो वैसे मेडिसिन हम नहीं लेंगे अगर किसी पुरुष में इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है तब। इसके अलावा जब भी उनको यूरिन फील करने का अर्ज हो, मतलब अगर उनको लगे कि उनको यूरिन पास करना है, तो उन्हें तुरंत जाना चाहिए यूरिन पास करने के लिए। एक्टिव मतलब योगा करनी चाहिए। इसके अलावा अपने आप को थोड़ा सा वार्म रखना चाहिए, अपने आप को गर्म रखना चाहिए। तो ये सभी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस कर सकते हैं अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई तो, ताकि थोड़ा सा उनको रिलीफ हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।